नमस्कार। शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ये खास तौर पर डीएसएसबी टीजीटी सामाजिक विज्ञान परीक्षा के नज़रिए से है और हमारी ये बातचीत पूरी तरह एनसीईआरटी पर आधारित है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति न सिर्फ फ्रांस बल्कि दुनिया के इतिहास में एक बड़ा मोड़ थी। परीक्षा के लिए इसके कारणों, घटनाओं और नतीजों को समझना अहम है। ये चर्चा उन मुख्य तथ्यों को याद रखने में मदद करेगी। तो शुरुआत करते हैं क्रांति से ठीक पहले के फ्रांसीसी समाज से। उसकी रूपरेखा कैसी थी? कहते हैं बड़ा असमान सा माहौल था। समाज साफ तौर पर 3 वर्गों या एस्टेट्स कह लीजिए, उनमें बटा हुआ था। पहला एस्टेट था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा एस्टेट आम लोगों का था। इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील मतलब सब आते थे। खास बात यह थी कि पहले 2 एस्टेट्स को कई सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे टैक्स में छूट, जबकि लगभग सारा टैक्स का बोझ वो तीसरे एस्टेट पर ही था। अच्छा, यानी ज्यादातर आबादी जो तीसरे स्टेट में थी वही सारा बोझ उठा रही थी। इसी दौर में क्या कोई नया सामाजिक समूह भी उभर रहा था जिसने बदलाव की मांग उठाई? हाँ, 18वीं सदी में एक शिक्षित और आप कह सकते हैं समृद्ध मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। इसमें व्यापारी, वकील, प्रशासक जैसे लोग थे। ये लोग समानता और स्वतंत्रता जैसे नए विचारों से प्रभावित थे और जन्म आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। यही वर्ग आगे चलकर क्रांति का मतलब वैचारिक नेतृत्व करता है। विचारों की बात हुई, लेकिन अक्सर बड़ी घटनाओं के पीछे कोई, वो कहते हैं ना, तात्कालिक कारण भी होता है। लुई सोल्वे को एस्टेट्स जनरल यानी तीनों वर्गों की सभा बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मुख्य वजह थी फ्रांस का खाली खजाना। सालों की फिजूल खर्ची, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जैसे महंगे युद्धों में भागीदारी और टैक्स वसूलने की पुरानी मतलब असंगत व्यवस्था ने सरकार को दिवालिया होने के कगार पर पहुंचा दिया था। तो नए कर लगाने के लिए राजा को एस्टेट्स जनरल की सहमति जरूरी लगी। आपने अमेरिकी क्रांति का जिक्र किया, क्या उसका कोई और असर भी फ्रांसीसी क्रांति पर पड़ा, जैसे प्रेरणा वगैरह? हाँ, 2 तरह से। एक तो उसने फ्रांस का खजाना खाली करने में भूमिका निभाई, जैसा मैंने कहा। दूसरा, इसने लोगों के सामने एक सफल क्रांति का एक मॉडल पेश किया, जहां एक देश ने राजशाही से आजादी और लोकतंत्र हासिल किया। इससे फ्रांसीसी लोगों को भी प्रेरणा मिली। बिल्कुल सही। अच्छा, आर्थिक संकट की बात करें तो एक शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, जीविका संकट या सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका ठीक ठीक क्या मतलब था? ये एक ऐसी चरम स्थिति थी जब लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरी चीजें, खासकर खाना, जुटाना भी मुश्किल हो जाए। फ्रांस में उस वक्त आबादी तेजी से बढ़ रही थी, अनाज का उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहा था, तो खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। और फिर मौसम की मार से फसलें खराब होना, इसने व्यापक भुखमरी और असंतोष को जन्म दिया। ये एक बड़ा फैक्टर था। तो मतलब आर्थिक तंगी और सामाजिक असमानता तो थी ही, क्या इसमें कुछ दार्शनिकों के विचारों ने भी आग में घी का काम किया? निश्चित रूप से। जॉन लॉक जैसे विचारकों ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की। कहा कि इनका हनन सरकार नहीं कर सकती। वहीं जीन जैक्स रूसो ने सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार सरकार की शक्ति जनता की इच्छा से आनी चाहिए, न कि राजा के दैवी अधिकार से। इन विचारों ने लोगों को मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक तरह से आधार दिया। सही। तो जब एस्टेट्स जनरल की बैठक हुई तो तीसरे एस्टेट ने वोटिंग के तरीके का विरोध क्यों किया? क्या प्रॉब्लम थी उसमें? क्योंकि पुरानी व्यवस्था के तहत हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट गिना जाता था। पूरे एस्टेट का एक वोट। अच्छा, पूरे समूह का एक ही? जी। तो तीसरा एस्टेट आबादी में 96% से ज्यादा होने के बावजूद अकेला पड़ जाता था। क्योंकि पहले 2 विशेषाधिकार प्राप्त एस्टेट्स, पादरी और कुलीन, वो अक्सर मिलकर उसके खिलाफ वोट करते थे। तीसरे एस्टेट की मांग थी कि हर सदस्य का अपना वोट होना चाहिए, ना कि पूरे एस्टेट का एक। और पहले 2 एस्टेट्स का क्या रवैया था? क्या उन्होंने कुछ नरमी दिखाई, कुछ समझने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं। विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों ने अपने सामंती अधिकारों और टैक्स में छूट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके इसी अड़ियल रवैये ने तीसरे एस्टेट के गुस्से को और भड़का दिया और टकराव को आप कह सकते हैं अनिवार्य बना दिया। इसी टकराव का एक बड़ा प्रतीक है बास्तील का पतन। इसका क्या महत्व था? 14 जुलाई 1789 की घटना। 14 जुलाई 1789 को बास्तील के किले पर हमला और उसका पतन सिर्फ एक किले का गिरना नहीं था,
बास्तील को राजा की निरंकुश शक्ति और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। उसका पतन जनता के विद्रोह और राजशाही के अधिकार को सीधी चुनौती देने का एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक कार्य बन गया। ओके, क्रांति के दौरान एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया, अब्बे सीएस का व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। तीसरा एस्टेट क्या है? इसका मुख्य तर्क क्या था? अबेसियस ने इसमें जोरदार तरीके से तर्क दिया कि तीसरा एस्टेट ही असल में राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि इसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे कुछ भी नहीं समझा जाता, जबकि इसे सब कुछ होना चाहिए। ये एक तरह से तीसरे एस्टेट के राजनीतिक अधिकारों और उसके महत्व का घोषणा पत्र था। तो ये थे फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े कुछ अहम सवाल और उनके पीछे के विचार, जो एनसीईआरटी के आधार पर डीएसएसबी टीजीटी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकते हैं। शिक्षा इंजन यूट्यूब चैनल पर ये संक्षिप्त चर्चा आपको जरूर मदद करेगी, ऐसी उम्मीद है। इन तथ्यों को याद रखने के साथ ये समझना भी जरूरी है कि कैसे सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक ताकतों ने मिलकर इतने बड़े बदलाव को संभव बनाया। और शायद सोचने वाली बात यह भी है कि इतिहास की ये गूंज आज भी हमारे समाज में मौजूद असमानताओं और अधिकारों की लड़ाई के बारे में हमें क्या सिखाती है।